हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। मैं सुंदर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं एनसीईआरटी स्टडी एवन के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, बिंदास होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 11 चैप्टर। क्या 11 चैप्टर, ठीक है ना। 11th जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ठीक है ना। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या पढ़ेंगे? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन से रासायनिक प्रभाव है, कब कब उनकी ज़रूरत पड़ती है, सेल में कौन सा प्रभाव होता है रासायनिक, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। बेसिक चैप्टर्स हैं, ज़्यादा हार्ड है नहीं, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। चलिएगा, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत साधित्र या संधारित्र विद्युत साधित्र या संधारित्र को न छुएं। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत साधित्र को छूना क्यों खतरनाक होता है? आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है। इसे हम बिजली भी कहते हैं। अपने गांव में क्या कहा जाता है? बिजली भी कहते हैं। और ये क्या करती है? झटके देती है, करंट मारती है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये होती क्या है। देखो, अपने घर के अंदर जो विद्युत धारा आ रही है वो आ रही है 230 वोल्टेज की। कितने की आ रही है? 230 वोल्टेज की। और कौन सी धारा आ रही है? एसी आ रही है। कौन सी आ रही है? एसी। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। क्या आ रही है मेरे भाई? एसी आ रही है। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है। कौन सी आ रही है? एसी आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, ठीक है। और हमारे घरों में इसका जो कनेक्शन किया जाता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। कौन सा कनेक्शन होता है? समांतर। समांतर, समांतर कनेक्शन, ठीक है ना। कौन सा कनेक्शन है भाई? समांतर कनेक्शन है अपने घरों में, ठीक है ना। हमारे घरों में समांतर कनेक्शन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत धारा का। तो इसके स्पेसिफिकेशन जान लिए। साथ ही साथ हम जब घरों के अंदर वायरिंग करवाते हैं, फिटिंग करवाते हैं, तो एक अच्छे टेक्नीशियन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? एक अच्छे टेक्नीशियन से करवाते हैं। अगर आप लोग अच्छे टेक्नीशियन से इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग नहीं करवाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी खामियां रह जाती है। वो प्रॉपर अंडरग्राउंड नहीं करता है, प्रॉपर वायरिंग नहीं डालते हैं, प्रॉपर उसमें पाइप वगैरह नहीं डालते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रह जाती है। और इस कमियों के कारण बारिशों के दिनों में अपने घरों के अंदर करंट आने की संभावना हो जाती है। तो हमें प्रॉपर एक टेक्नीशियन से जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है वो करवानी चाहिए। चलिएगा, दूसरी बात, जब भी हम घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो तो ध्यान रखना हमें चाहिए कि भाई पैरों के अंदर तो बिल्कुल प्लास्टिक्स के जूते, रबर वाले जूते होने चाहिए। और हाथ के अंदर भी ग्लव्स होने चाहिए। और सावधानी पूर्वक इन कामों को किया जाता है। साथ ही साथ गीले में तो कतई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत संधारित्र को छूना क्यों खतरनाक हो जाता है? हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। मानी वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा फ्लो करवाते हैं वो विद्युत धारा के क्या होते हैं? सुचालक। क्या होते हैं? सुचालक। जैसे लोहा, लोहा हो गया, चांदी हो गया, और कॉपर हो गया। इनके अंदर क्या है? विद्युत धारा का करंट बह सकता है, ठीक है। तो जिनमें विद्युत धारा का करंट आसानी से बहता है उन्हें हम बोलते हैं सुचालक। क्या कहते हैं मेरे भाई? सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम सुचालक कहते हैं, ठीक है ना। सुचालक का मतलब होता है कंडक्टर। इंग्लिश में सुचालक को बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सुचालक को कंडक्टर या अच्छे चालक होते हैं। इनके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें हीन चालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं। हीन चालक या फिर बोलते हैं उन्हें कुचालक। कुचालक क्या बोलते हैं? कुचालक, ठीक है ना, कुचालक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं, इंसुलेटर, क्या बोलते हैं उनको, इंसुलेटर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं मेरे भाई, इंसुलेटर उन्हें हम कहते हैं, ठीक है ना। आगे लीजिए, कक्षा 6 में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है या नहीं, हमने एक संपरिचित्र या संपरिचित्र को टेस्टर बोलते हैं, नियॉन टेस्टर भी बोलते हैं, हिंदी में संपरिचित्र भाई नॉर्मल भाषा में तो टेस्टर बोलते हैं, सारा दुनिया जानती, छोटा सा बच्चा पैदा होने के बाद ही जान जाता है ये टेस्टर है अगर उसको बता दिया जाए। लेकिन हिंदी में देखो, मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा कि हिंदी में हिंदी बुरी लैंग्वेज है, लेकिन नाम ऐसे ऐसे है ना, संपरिचित्र, संपरिचित्र, ठीक है ना, ऐसा नाम है यार, क्या बोले, याद ही नहीं हो पाएगा। हिंदी भी बड़ी खतरनाक होती है ना, है, इंग्लिश में तो आती नहीं है, लेकिन इंग्लिश की भी बाप है हिंदी, है ना। चलेगा, आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में संपरिचित्र या टेस्टर का मतलब था, टेस्टर ने हमारी किस प्रकार सहायता की है। जब भी हमें देखो घर के अंदर लाइट आ रही है नहीं आ रही है, तो वैसे एक छोटी सी क्या लगाते हैं, एलईडी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एलईडी लगाई जाती है बोर्ड के अंदर, जिससे पता लग जाता है लाइट आ रही नहीं आ रही। फिर भी वायर में लाइट आ रही नहीं आ रही, इसका कैसे पता लगाए, तो उसके अंदर एक टेस्टर लगाते हैं, टेस्टर, नियॉन टेस्टर होते हैं, जिसमें नियॉन बल्ब होता है, ठीक है, उसमें तार के अड़ा के यूं उंगली अड़ाते हैं, तो इधर से तो अर्थ ले लेता है, इधर से फेज ले लेता है, और वो ग्लो हो जाती है, तो पता लग जाता है लाइट आ रही है, मर जाएंगे, चक्कर पड़ जाएगा। ने हमारी इस प्रकार सहायता की कि हमने देखा था कि धातु जैसे तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया आदि का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबर हो गया ये हीन चालक होते हैं, ठीक है ना। रबर वगैरह क्या होते हैं, हीन चालक। देखो यहाँ पर अपने पास एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें ये आपका क्या है, ये आपका पेंचकस मान लीजिए, चाहे आप इसे टेस्टर कह सकते हैं, टेस्टर, ठीक है ना, पेंचकस कह सकते हैं या इसे टेस्टर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टेस्टर, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं इसको, टेस्टर कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ एक सेल लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, सेल लगा दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो इस टेस्टर के यहाँ लोहे वाला जो पार्ट है उस पर लगाया गया है, और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया गया है, एलईडी बल्ब लगा दिया गया। अब जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये ऑटोमेटिकली जल जाएगा, जल रही नहीं जल रही, बत्ती जल रही है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेल तो इधर भी है, बल्ब इधर भी है, लेकिन देखो कौन सी जगह पर कहाँ लगाया, रबर पे लगाया है, ठीक है ना, कहाँ लगाया, रबर पे या प्लास्टिक्स पे लगाया है। तो बताओ बल्ब कैसे जलेगा, क्योंकि जो रबर होता है आपको पता है विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, क्या नहीं करता है, विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। और जब विद्युत धारा का चालन करता ही नहीं है तो उसमें से करंट बहेगा कैसे मेरे भाई, बताइए तो आप, हाँ, नहीं बह सकता ना, तो उसमें से करंट बहेगा ही नहीं, उसमें से करंट बहेगा नहीं तो आप जानते हो, ठीक है, बल्ब जलेगा नहीं, है ना। तो ये तो आपका जो है ये टेस्टर है, उसमें से करंट फ्लो होगा, क्योंकि जो ये मेटल है, ये मेटल कौन सा हो सकता है, लोहे का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, तो ये आसानी से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, बहवाने में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह करंट जा सकती है इसमें, जबकि इसके अंदर से नहीं जा सकती, क्योंकि ये इंसुलेटर का कार्य करता है। किसका कार्य करता है मेरे भाई, इंसुलेटर का। चलेगा आगे, आगे अपने पास क्या है, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करती है। देखो जो प्लास्टिक होती है वो तो कतई विद्युत धारा का चालन नहीं करती है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सूखी लकड़ी की। अगर सूखी लकड़ी है तो विद्युत धारा का चालन नहीं करती, और अगर गीली लकड़ी ले ले तुम इस चक्कर में मत रह जाना कि लकड़ी तो चालन ही नहीं करते, हम तो गीली लेंगे। तो गीली के अंदर पानी होता है और पानी विद्युत धारा का चालन करता है, पर पानी शुद्ध रूप में विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी होगी तो विद्युत धारा का चालन करेगा, समझे, नहीं समझे, समझ गए ना, चलेगा। तो वो तो चालन करेगा भाई, क्या करेगा, चालन करेगा। चलिए, तथापि अभी तक हमने अपने समपरिचित्र माने टेस्टर क्षेत्र टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अथवा ठोस अवस्था में थे, लेकिन द्रव अवस्था के प्रकरण में क्या होता है, क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं, क्या क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं। चलिएगा भाई, लेकिन द्रव में चेक करते हैं, इसको भी पढ़ते हैं आगे। पहली और भुजो तथा भुजो
आपको स्मरण कराना चाहिए चाहते हैं कि हमें प्रयोग करते समय कभी भी मुख्य तारों मानी मेंस लाइन होती है ना, मेन लाइन अथवा जनित्र अथवा इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। यहाँ सुझाए सभी क्रियाकलापों में केवल विद्युत सेल का ही उपयोग करना चाहिए। भाई देखो, कभी भी अगर गलती से आप लोगों ने मेन लाइन हो गई जो घर के अंदर बाहर से लाइट आ रही है, उसको यदि आप छोटे छोटे प्रयोगों में उपयोग करोगे तो ऊपर जाने का खतरा जल्दी रहता है। तो इसीलिए सेल का प्रयोग करो, उसका वोल्टेज भी कम होता है, करंट भी नहीं लगता है और आसानी से हमारा प्रैक्टिकल भी हो जाता है। तो फालतू में खतरा काहे को मोल ले भाई, फालतू में हमें खतरा क्यों मोल लेना, हमारा काम बन जा रहा है, दैट्स एनफ। ठीक है ना। तो मेन लाइन पर कभी हमें काम नहीं करना चाहिए। काम का मतलब है कि उस पर प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए जब छोटे बच्चों की प्रैक्टिकल हो तो। ठीक है ना। चलते हैं आगे। चलिएगा आगे हम अध्ययन करते हैं, क्या द्रव विद्युत चालन करता है। क्या जो द्रव होता है, जो पानी होता है, जो लिक्विड होता है, विद्युत का चालन करता है नहीं करता है, जरा बताइए तो आप। करता है विद्युत का चालन है, करता नहीं करता, करता है। माने जो द्रव होता है ना, शुद्ध रूप में विद्युत का चालन नहीं करता है। शुद्ध रूप में कौन सा, जो शुद्ध रूप में होता है पानी, वो चालन नहीं करता है। लेकिन जो हमारे घर में पीने का पानी होता है ना, वो चालन करता है भाई, वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें इम्प्योरिटीज रहती है। अब इम्प्योरिटीज नहीं मतलब उसमें खनिज लवण होते हैं, और खनिज लवण हमारे शरीर के लिए चाहिए, हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है ना। बिल्कुल प्योरेस्ट पानी हम नहीं पी सकते, अगर पिएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे ज्यादा दिन तक, अगर हमने वो शुद्ध पानी पी लिया तो मेरे भाई हमें जो पानी चाहिए वो अशुद्ध चाहिए, अशुद्ध नहीं, पीने का पानी शुद्ध चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल शुद्ध वाला पानी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं होना चाहिए, खनिज तत्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। चलिएगा आगे। जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी टेस्टर माने ये हो गया अपने पास। देखो ये प्रैक्टिकल कर रहा है। चलिए आगे और करते हैं, प्रैक्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। टेस्टर का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करके करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। माने टेस्टर को हमें चेक भी कर लेना है कि वह टेस्टर कार्य कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है ना। आगे है, टेस्टर के सिरों को मानी जो संपरिचित्र है वो टेस्टर ही है, के सिरों पर क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही टेस्टर का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाता है, मानी जल जाता है। दीप्त होने का मतलब होता है जल उठना। ठीक है ना, जल उठना हो जाता है। तथापि यदि बल्ब की दीप्त नहीं होता है तो उसका अर्थ है कि टेस्टर कार्य नहीं कर रहा है। जो टेस्टर है वो क्या नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं, या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो, अथवा इसके सेल बेकार हो गए हो। इसके सेल क्या हो गए हो, बेकार हो गए हो। जांच कीजिए कि सभी संयोजन कैसे हुए हैं या नहीं हुए हैं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अब फिर जांच कीजिए कि टेस्टर कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अब भी कार्य नहीं कर रहा है तो सेल को बदल दीजिए। किसको बदल दीजिए, सेल को बदल दीजिए। आगे है अपने पास क्या है, माने इस प्रकार जब हम टेस्टर भलीभांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने के लिए करेंगे। चेतावनी, चेतावनी भाई विशेष है, छोटे बच्चे हैं तो चेतावनी सावधानी से क्या है आपके पास, माने अपने टेस्टर की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्र से समाप्त हो जाएंगे। बैटरी के जो सेल है अत्यंत शीघ्रता से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये आपको सावधानी बरतनी है, चेतावनी। आगे है, आगे क्या है,
मानी बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबर के कुछ ढक्कन एकत्रित करके उन्हें साफ करिए और एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का या नींबू का रस या सिरका डालिए। अपने टेस्टर को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ठीक है ना, क्या करना है, डुबोना है। डुबोने के बाद क्या करना है, ये लीजिए, ये आ गया। रखिए कि दोनों सिरों परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी न करें। मानी अपने पास जो उसके सिरे हों ज़्यादा दूरी पर नहीं हो, क्योंकि ढक्कन छोटा सा की होता है प्लास्टिक्स का, और छोटे से ढक्कन के अंदर ये नहीं है कि आप बिल्कुल चपका के लगा दे तो वैसे बल्ब जल जाएगा। थोड़ा दूर रखिए जिससे कि पता लगे कि जो वो द्रव हमने लिया है, जो हमने नींबू का रस लिया है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या नहीं होती है। हम यही तो चेक कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या नहीं होती। ये अपने पास है, इसमें नींबू का रस है, एक टर्मिनल इतनी दूर है, एक टर्मिनल इतनी दूर, कम से कम 1 सेंटीमीटर का आप इसमें डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, और इसमें चेक करेंगे, यहाँ बैटरी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, बैटरी है 12 वोल्ट की, हो सकती है 6 वोल्ट की हो सकती है, या 3 वोल्ट का सेल भी हो सकता है ना। नींबू का रस, नींबू के रस अथवा सिरके में विद्युत चालन का परीक्षण, है ना। जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो टेस्टर का परिपथ पूरा हो जाता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। और जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता है तो टेस्टर का परिपथ पूरा नहीं होता है, अतः बल्ब दीप्त नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमने उसमें नींबू का रस तो डाल दिया है, अगर उसमें से विद्युत धारा फ्लो हो रही है तो वो विद्युत धारा फ्लो होगी तो ऑटोमेटिकली बल्ब जल जाएगा, और यदि विद्युत धारा उसमें से फ्लो नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर तो जलेगा क्योंकि नींबू का रस है, नींबू का रस प्योर नहीं, माने पानी होता है, पानी है एक तरीके से, लेकिन वो प्योर नहीं है। आगे कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त न हो। ऐसी क्रियाकलाप में भी हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। ठीक है ना, माने किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्लभ कब होती है। चलिए आगे। यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो, जिसके कारण टेस्टर का परिपथ तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य परीक्षत्र या टेस्टर बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? एक अन्य टेस्टर बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। किसी अन्य प्रभाव का क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे। आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षोभ देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? विक्षोभ देखा जा सकता है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई टेस्टर बना सकते हैं? आइए आगे अपने पास है कि टेस्टर में विद्युत धारा बल्ब के साथ एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है ना, लाइट इमिटिंग डायोड होता है इसकी फुल फॉर्म। क्या होती है मेरे भाई? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है ना, क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड होती है। लाइट इमिटिंग डायोड होती है। ठीक है, लाइट उत्सर्जक डायोड होता है का उपयोग कर सकते हैं। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी
दीप्त होती है। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं और इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। यदि याद रखिए कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये लीजिएगा, अपने पास ये एलईडीज हैं, अलग अलग कलर्स की हैं। लाइट इमिटिंग डायोड इनको इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे एलईडी बोलते हैं। ठीक है, लाइट का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? लाइट का उत्सर्जन करते हैं। चलिएगा आगे अपने पास क्या है कि भाई देखो, माचिस की खाली डिबिया से स्ट्रे निकालिए और ट्रे निकालिए और ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार स्ट्रे निकालिए और चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। एक छोटी सी चुंबकीय सुई रखिए। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए और तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िएगा। क्या करिएगा? बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िएगा। अपने पास देखो ये है ना, ये माचिस की ट्रे भले ही जरूर है, लेकिन हमारे इसके अंदर जो काम में लिया गया है ये अंदर की तरफ, ये है कंपास। क्या है? कंपास बोले तो दिशा सूचक यंत्र। क्या बोलते हैं इसको? दिशा सूचक यंत्र। क्या बोलते हैं? दिशा सूचक यंत्र। ठीक है ना? क्या होता है मेरे भाई? दिशा सूचक यंत्र होता है। ठीक है, जब दिशा सूचक यंत्र जो होता है, इसकी जो सुई है इसके नीचे एक चुंबक लगी हुई होती है, और आपको पता है दिशा सूचक यंत्र की जो सुई होती है उत्तर दक्षिण के अंदर ही तैरती है। ठीक है, जैसे आप इसके वायर लपेट दोगे, क्या कर दोगे? वायर लपेट दोगे, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये विद्युत धारा की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, अगर विद्युत धारा की डायरेक्शन इधर है तो समझो ये इधर विक्षेप करेगा, क्योंकि सीधा तो इधर है ये। ठीक है, इधर विक्षेपित होगा। और यदि विद्युत धारा की डायरेक्शन इधर है तो ये जो सुई है इधर विक्षेपित होगी, इधर की तरफ। ठीक है ना, मान यूं मूव करेगी, यूं। ठीक है ना, जैसे ये अभी यहाँ पर था, इसमें विद्युत धारा फ्लो हो रही है, वैसे यहाँ होता है। ठीक है ना, उत्तर दक्षिण यहाँ है। क्या है? उत्तर दक्षिण यहाँ 0 पे होता है। ठीक है ना, इसको सेट करना पड़ता है। जैसे इसमें से विद्युत धारा फ्लो होगी, या तो इधर होगा या फिर क्या होगा? इधर की तरफ होगा। ठीक है ना, इधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये विद्युत धारा की डायरेक्शन को बताएगा। और ये भी बताएगा कि इसके अंदर विद्युत धारा फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है ना, ये दोनों ही चीजें इसमें बताएगा ये, है ना। चलते आगे है अन्य टेस्ट है, माने दूसरे तरीके का टेस्ट समझो इसे। जैसे कि विद्युत धारा का क्या कर सकता है, ये बता सकता है कि इसमें बह रही है नहीं बह रही। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरे को क्षण मात्र माने कुछ समय के लिए, क्षण मात्र का मतलब होता है कुछ समय के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप का मतलब होता है ये इधर उधर होना। ठीक है ना, मानी इसमें बदलाव होना। ठीक है ना, विक्षेप का मतलब होता है जैसे मैंने यहाँ रखा, इधर जो मूवमेंट कर रहा है उसे हम विक्षेप कहेंगे। क्या कहेंगे? विक्षेप कहेंगे। विक्षेप दिखना चाहिए। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला टेस्टर तैयार है। अब इस टेस्टर का उपयोग करके क्रियाकलाप 11.2 को दोहराइए। क्या? टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपको विद्युत चुंबकीय सुई में विक्षेप का मतलब होता है जो मूवमेंट होगा वो। ठीक है ना, हलचल। विक्षेप का मतलब होगा हलचल या मूवमेंट, दिखाई देता है। टेस्टर के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए, उन्हें पानी में डुबोइए और पहुँच कर सुखाइए। और इस क्रियाकलाप को अन्य द्रवों जैसे टोंटी का पानी होता है। टोंटी का मतलब होता है जो अपने नल का पानी होता है। नल का पानी, वनस्पति तेल जो होता है जो हम खाते हैं, वनस्पति तेल, दूध हो गया, ठीक है ना, शहद हो गया, आदि के साथ दोहराइए। प्रत्येक द्रव का परीक्षण करने के पश्चात संप्रेक्षित्र के सिरों को जल में धोकर पहुँचकर सुखाना आवश्यक है। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेपित
या विक्षेपित या मोमेंट हो दर्शाती है अथवा नहीं। अपने प्रेक्षणों को सारणी में अंकित कीजिए। अपने प्रेक्षणों को क्या कीजिए, सारणी में अंकित कीजिए। ये है अपने पास सुई, और आपको क्या करना है, मानी सारणी है। आपको नींबू के रस में प्रेक्षण आ रहा है नहीं आ रहा है, विक्षेप आ रहा है नहीं आ रहा है, सिरका में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठोटे के पानी में आ रहा है, वनस्पति तेल, शहद, इन सब में आ रहा है नहीं आ रहा है। और एक होता है डिस्टिल वाटर। क्या होता है, डिस्टिल वाटर, जिसे आसूत जल कहते हैं। क्या कहते हैं, आसूत जल। आसूत जल, आसूत जल जो होता है ये जल ही होता है। कौन सा होता है, शुद्ध जल, प्योरेस्ट जल। ठीक है, जो बैटरियों के अंदर एसिड के साथ मिक्स करके डाला जाता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ये विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। हम जो पानी पीते हैं वो विद्युत धारा का चालन करता है, ये वाला चालन नहीं करता है। ठीक है ना, ये वाला विद्युत धारा का क्या नहीं करता है मेरे भाई, चालन नहीं करता है। क्या आप समझे, अरे समझे ना बाबू, ओ मेरे बाबू, मेरे सोना, समझे। चले, आ गई भाई दीदी, आ गई पढ़ने के लिए, है ना। दीदी अपने पास चलेगा। आगे हम सीखते हैं, यानी होता जब टेस्टर के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं, संभव है कि उनके बीच में वायु हो। पहली को ज्ञात है कि वायु विद्युतहीन चालक है। वायु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वायु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। परंतु उसने यह भी पढ़ा है कि तड़ित के यानी तो तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युतहीन चालक होती है, विद्युतहीन चालक होती है। तड़ित के बारे में भी हम जानेंगे कि तड़ित क्या है, तड़ित के बारे में भी हम जानेंगे कि तड़ित है क्या। ठीक है ना, विद्युतहीन चालक होती है। इसी से प्रेरित होकर बुझो भी यह जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने से विद्युत को प्रभावित होने देते हैं। तो अपने पास देखो तड़ित क्या होता है, तड़ित अपने पास प्रयोग किया गया है। तड़ित आप लोगों ने देखा होगा क्या होगा कि जब बारिशें होती हैं तो उसके अंदर अचानक से बिजली की गर्जन होती है और एक खतरनाक चमचमाती लाइट नीचे आती है। क्या आती है, चमचमाती लाइट आती है, उसे हम तड़ित कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तड़ित कहते हैं। जो कि चमचमाती हुई लाइट आती है। कौन सी लाइट आती है, चमचमाती हुई लाइट आती है। आप लोगों ने देखा होगा चमचमाती लाइट को बारिशों के दिनों में, उसे क्या बोलते हैं, तड़ित। हिंदी में तड़ित कहते हैं, वैसे उसे मेघ गर्जन भी कह सकते हैं। चलिएगा आगे क्या है, वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत यानी विद्युत का चालन कर सकते हैं। मानी अधिकांश ऐसी परिस्थितियां होती है जिनके वो चालक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में वो क्या कर देते हैं, विद्युत का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थ को चालकों तथा विद्युत रोधियों का मतलब होता है जिसमें करंट नहीं बहती हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती हो, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रजिस्टर कहते हैं के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों माने जो सुचालक होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, जिसमें विद्युत धारा आसानी से बह सकती है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हो, ठीक है, तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे, हमने पानी के टोटी का पानी जो अपने घर में नल होता है उसका पानी विद्युत चालन का परीक्षण किया है। आइए हम आसूत जल, ठीक है ना भाई, हमने टोटी का जल का तो परीक्षण कर लिया है, लेकिन आसूत जल का नहीं किया है। आसूत जल बोले तो डिस्टिल वाटर, ठीक है। कौन सा वाटर है, डिस्टिल वाटर बोले तो जो बैटरियों के अंदर पानी के रूप में डाला जाता है एसिड मिलाकर, ठीक है, एसिड मिलाकर डाला जाता है, जो कि सर्वोत्तम शुद्ध पानी है, लेकिन पी नहीं सकते, पीने का शुद्ध नहीं है वो, है ना, पीने के लिए शुद्ध नहीं है, क्योंकि पीने के लिए तो हमें खनिज तत्वों की जरूरत पड़ती है पानी में।
है ना। अगर खनिज तत्व होंगे तभी हमें वो पानी गुण करेगा, अदरवाइज गुण नहीं करेगा, ठीक है ना। हम ज्यादा दिनों तक उसे पी नहीं सकते, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें खनिज तत्वों की कमी होती है। वो स्वच्छ पानी होता है 90.999%, ठीक है ना, बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, ठीक है। आगे लीजिएगा, एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबर के ढक्कन में लगाकर दो चाय के चम्मच के बराबर आशुद्ध जल भरिए। आप आशुद्ध जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा? जो विद्यालय की प्रयोगशाला है वहां पर मिलेगा, अदरवाइज दुकान पे भी मिल जाएगा। जो लोग, कौन सी दुकान? जो लोग ये बैटरियों का पानी बेचते हैं वहां से, वो 10 रुपए की एक बोतल आती है आशुद्ध जल की, डिस्टिल वाटर की, वहां से आप खरीद सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी आशुद्ध जल ले सकते हैं। टेस्टर का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आशुद्ध जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं। बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है ना। क्या? बिल्कुल नहीं करता है। क्या आशुद्ध जल विद्युत चालन करता है? अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर इसे आशुद्ध जल में घोलिए और फिर टेस्ट कीजिए, मान परीक्षण कीजिए। मान परीक्षण को क्या बोलते हैं? टेस्ट। परीक्षण को क्या बोलते हैं? टेस्ट कीजिए, ठीक है। टेस्ट वो नहीं चखने वाला, ये टेस्ट का मतलब है परीक्षण करने वाला। कीजिए और इस बार आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? जब हम आशुद्ध जल लेते हैं और उसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो आशुद्ध जल में विद्युत धारा फ्लो नहीं होती है, कतई नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन एक चुटकी जैसे हमने उसमें नमक डाला और फिर उस टेस्ट को वापस से हमने दोहराया तो डेफिनेट उसमें से विद्युत धारा फ्लो होगी, क्योंकि उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड के दो अलग अलग आयन से टूट जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है ना। चलते चलते कहीं नहीं चलेगा। हम जब आशुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है और यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। विद्युत का क्या होता है? अच्छा, शानदार चालक होता है, वर्ल्ड क्लास, है ना। जो जल में नलों, हैंडपंपों को, तालाबों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है। जो जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जो जल हमें नलों से, हैंडपंपों से, कुओं से, तालाबों से आदि से जो प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है, मानी 100% शुद्ध नहीं होता है। उसमें खनिज तत्व होते हैं, मैंने बोला था। इनमें अनेक प्रकार के लवण होते हैं, खनिज होते हैं, तत्व होते हैं। क्या होते हैं? खुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है। किसके रूप से विद्यमान होती है? प्राकृतिक रूप से, मानी प्रकृति में खनिज तत्व हैं तो उसमें विद्यमान होंगे ही होंगे। इसीलिए यह जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसके विपरीत आशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन जल, यानी होता है हीन चालक होता है। क्या होता है? हीन चालक होता है। थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। मानी ज्यादा नहीं, कुछ मात्रा में अगर आप खनिज तत्व लेते हैं तो मानव के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं। परंतु जो लवण होते हैं जल को क्या बना देते हैं? चालक बना देते हैं, जिससे कि उसमें विद्युत धारा फ्लो हो सके। इसलिए हमें विद्युत साधित्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्या? खड़े होकर नहीं करना चाहिए, समझे आप? अरे भाई नहीं समझे क्या? आगे लीजिएगा। आगे अपने पास है, हमने देखा है कि जब साधारण लवण को आशुद्ध जल, माने जो साधारण नमक होता है, जो हम खाने वाला नमक होता है, जो हमारा NaCl होता है, जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, आशुद्ध जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है, बिल्कुल शानदार कंडक्टर बना देता है, माने उसमें से विद्युत धारा फ्लो होती है। वे कौन से या अन्य पदार्थ हैं जो आशुद्ध जल, कौन सा जल? आशुद्ध जल डिस्टिल वाटर में घुलने पर उसे चालक बना देते हैं। आइए पता लगाएं।
बार बार भाई कहाँ भग जा रहा है, मेरा हैंड कहीं और चला जा रहा है ना। चेतावनी आ गई भाई, चेतावनी से सावधान रहें। जो चेतावनी दी जाती है उस पर विशेष गौर करने की हमें जरूरत होगी। क्या होगी जरूरत? अगले क्रियाकलाप को आप केवल अपने अध्यापक, माता पिता, अभिभावक, माने माता पिता अभिभावक भी वही हैं जो हमारी देख रेख करते हैं, अथवा किसी व्यक्ति, किसी वयस्क व्यक्ति की देख रेख में करिए, क्योंकि इसमें अम्ल प्रयोग सम्मिलित है। अम्ल मानी एसिड प्रयोग सम्मिलित है। कौन सा प्रयोग सम्मिलित है? एसिड प्रयोग सम्मिलित है। कौन सा प्रयोग? एसिड। और एसिड आपको पता है हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, हमारे हाथों को हानि पहुंचा सकता है, हमारी बॉडी को हानि पहुंचा सकता है, हमारी स्किन को हानि पहुंचा सकता है, जहां गिर जाए उस पार्ट को जला सकता है। इसीलिए एसिड से हमें बच के रहना चाहिए, है ना। और बड़ी ही सावधानी से एसिड वाले प्रयोग किए जाने चाहिए। बोतलों के प्लास्टिक या रबर के 3 वे स्वच्छ ढक्कन लीजिए। प्रत्येक में लगभग दो चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। आसुत जल बोले तो डिस्टिल वाटर। कौन सा वाटर मेरे भाई? डिस्टिल वाटर आप लोग भरिएगा। क्या कीजिएगा? भरिएगा, ठीक है ना। क्या कीजिएगा? भरिएगा। चलिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ काम था। एक ढक्कन से आसुत जल लीजिए में कुछ बूंदे नींबू के रस या तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या डालना है? तनु, तलु मानी होता है पतला, मानी अनकंसंट्रेटेड, मान डाइल्यूट। क्या होता है? डाइल्यूट। क्या लेंगे आप? HCl लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में भी बनता है। अब दूसरे ढक्कन के आसुत जल में कास्टिक सोडा डालिए या पोटेशियम आयोडाइड डालिए। क्या डालिए? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। कास्टिक सोडा डालिए या फिर पोटेशियम आयोडाइड डालिए। पोटेशियम, पोटेशियम के आयोडाइड, ठीक है ना। पोटेशियम आयोडाइड आप लोग डालिएगा, ठीक है। कुछ बूंदे मिलाइए और तीसरे ढक्कन के आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए। क्या करिए? क्या करिएगा? क्या कीजिएगा? घोलिएगा। घोलिए और परीक्षण कीजिए इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं। आपको यह आपको क्या परिमाण प्राप्त होता है, बताइएगा जरा। चलिए करते हैं प्रयोग।
आगे अपने पास है विद्युत चालन करने वाले चलेगा। देखिए आगे क्या है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों तथा क्षारकों तथा लवणों में विलित होते हैं। जब विद्युत धारा जब विद्युत धारा किसी चालक या चालक विलयन से प्रभावित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है? क्या कोई प्रभाव उत्पन्न करती है? बिल्कुल करती है। देखिए पहला आ गया अपने पास, क्या आ गया है, दूसरा आ गया। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। अब तक तो हमने जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव थे जल में देखे थे कि जल में विद्युत धारा कौन कौन से जल में या कौन कौन से लिक्विड में विद्युत धारा फ्लो होती है, कौन कौन से में फ्लो नहीं होती है, वो हमने जाना था। अब रासायनिक प्रभाव देखते हैं, विद्युत धारा के क्या क्या रासायनिक प्रभाव है, माने जो केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी के, वो हमें जानना है। क्या करना है, वो हमें जानना है। आगे अपने पास कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभाव के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? क्या आप इन प्रभावों की क्या बना सकते हैं, सूची बना सकते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो यह क्या प्रभाव उत्पन्न करती है? आइए पता लगाते हैं। जरा समझिएगा कि हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक माने जिसके अंदर विद्युत धारा बहती है, उस विलयन का मतलब होता है सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूशन। क्या होता है मेरे भाई? सॉल्यूशन। ठीक है ना। और विलयन कौन सा होता है? विलयन का मतलब होता है कि आपने कोई सा भी केमिकल लिया और इस डिस्टिल वाटर में आपने मिला दिया, जो बनने वाला जो होगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या होगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्व करना भी होता है, हल करना भी होता है, लेकिन केमिकल में उसका अर्थ अलग होता है। केमिस्ट्री में उसका अर्थ क्या होता है? अलग होता है मेरे भाई। क्या होता है? अलग होता है। चलिए आगे अपने पास क्या है, दो बेकार सेलों से सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। मान दो बेकार क्या लीजिए, सेल लीजिए, और आप लोगों को पता उनके बीच में कार्बन की छड़ होती है, काली काली सी एक छड़ होती है, काली काली सी एक रोड होती है। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करके इन पर तांबे के तार लपेटिए और इन्हें एक बैटरी से जोड़िए। इन दो छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो उनके अंदर होती है, जो सेल होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि सेल ऐसा होता है। क्या होता है? सेल ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर तो एक टोपी लगी रहती है और यहाँ एक क्या होता है, रोड होती है, जो नीचे की इस प्लेट से क्या रहती है, टच रहती है। ठीक है, तो ये तो आपका पॉजिटिव सिरा होता है, ये आपका नेगेटिव सिरा होता है, और ये आपका सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। ठीक है ना। और उसमें जो लगने वाले ये ऊपर और नीचे के जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोड होते हैं। और इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कैथोड या एनोड होते हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं? कैथोड या एनोड का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कैथोड या एनोड का कार्य करते हैं। ठीक है, जरा लीजिएगा, अपने पास दो टोपी ले ली, निकाल ली, है ना। एक तरफ तो कार्बन की छड़ लगा दी। क्या लगा दी? कार्बन वाली छड़ लगा दी। कौन सी छड़ लगा दी मेरे भाई? कार्बन वाली छड़। ये भी कार्बन की छड़ है, ये भी कार्बन की रोड है। ठीक है, आगे कार्बन की छड़ है, इसमें जल लिया है और धातु की टोपी भी लगाई है। धातु की क्या लगाई है? टोपी भी लगाई है, टोपी भी पहनाती है, जैसे आजकल कुछ लोग टोपी पहना रही है ना। आगे लीजिएगा, ये यहाँ पर क्या लगाया? बैटरी का प्रयोग भी किया गया है। जल से विद्युत धारा का प्रवाहित करना। आगे है अपने पास, मानी स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबे लोहे की कीली ले सकते हैं। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए और जल को और अधिक चालक बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा क्या डाल दीजिए, एक छोटा चम्मच साधारण नमक डाल दीजिए। NaCl जो अपने घरों के अंदर होता है, टाटा नमक डाल दीजिए, या नींबू के रस की कुछ बूंदे मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोड को डुबोइए। अब इस विलयन में क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रोड को डुबोएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? इलेक्ट्रोड को डुबोएंगे इस विलयन में। ठीक है, तब क्या देखने को मिलेगा? छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रखें। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोडों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं? क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं?
कक्षा 7 में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा का स्मरण भी कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, स्मरण भी कीजिए। अब जरा लीजिए, सन 1800, बार बार इस पर जा रहा है पेन। सन 1800 में ब्रिटिश रसायनज्ञ, कौन से साल की बात है, 1800 में, ब्रिटेन रसायनज्ञ विलियम निकलसन, क्या नाम है, विलियम निकलसन, क्या नाम है, विलियम निकलसन, क्या नाम है, विलियम निकलसन ने 1753 से इनका जन्म 1753 में हुआ था, 1815 में डेथ हो गई थी, ने यह दर्शाया कि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलियन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, क्या, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल माने एनोड से निकलते हैं, धन टर्मिनल माने पॉजिटिव टर्मिनल, धन टर्मिनल माने पॉजिटिव टर्मिनल से ऑक्सीजन के बुलबुले निकलते हैं। किसके बुलबुले निकलते हैं, ऑक्सीजन के बुलबुले निकलते हैं। किसके निकलते हैं, ऑक्सीजन के। तथा धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड से निकलते हैं, माने नेगेटिव वाले टर्मिनल से क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं। किसके निकलते हैं, हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं। आगे चलिएगा, माने किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया, क्या, रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। ठीक है, निक्षेप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो अपने पास होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दो इलेक्ट्रोड थे। निक्षेप का मतलब होता है जो उसके अंदर केमिकल होगा वो क्या करेगा। आप लोगों को पता है जब हम बैटरी वगैरह देखी होगी तो उनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो काफी समय तक अगर उनकी सफाई नहीं करते हैं तो उन पर कार्बन आके जम जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होगा उसमें कुछ निक्षेप आके उसके चिपक जाएगा, माने कुछ एक जो केमिकल वो आके उसके चिपक जाएगा और वो चिपकने वाला केमिकल ही निक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, निक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, निक्षेप कहलाता है। देखे जा सकते हैं विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकता है। जो विलयन का रंग है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, विलयन पर और इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है। विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे। पहला अपने पास है, हमारे भुजों ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल तथा वनस्पति भी विद्युत चालन करती है या नहीं। उसने एक आलू को दो बराबर भागों में काटा और संपरीक्षित के तांबे के तार को इसमें निर्विष्ट कर दिया। तभी उसकी माँ ने उससे बुला लिया और वह आलू में निर्विष्ट किए गए संपरीक्षित के बारे में बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया, जबकि दूसरे तार के चारों ओर कोई धब्बा नहीं है। ठीक है ना। आलू की चिपस में उसने क्या, आलू के कटे हुए भाग में क्या हो गया, आधे घंटे तक जब उसने रखा तो उसके पास एक निक्षेप आके जमा हो गया जो कि नीला नीला दिखाई दे रहा है। कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, नीला, जबकि दूसरे वायर में किसी भी प्रकार का वो निक्षेप जमा नहीं हुआ। चलिए आगे, आलू की चालकता का परीक्षण करना है। उसे इस परीक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बनता है और उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। याद रखिए कि भुजों ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं।
आगे लीजिएगा। आगे अपने पास है, उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप खोज किसी चीज़ की कर रहे होते हैं और आप कुछ और अन्य खोज कर लेते हैं। अनेक महत्वपूर्ण खोजें इसी प्रकार से हुई है। आगे आ जाता है आपके पास विद्युत लेपन। क्या आ जाता है? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? देखो, कुछ बर्तन होते हैं जिन पर विद्युत धारा प्रवाहित करके एक स्पेशल प्रकार का लेप चढ़ा दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं, जिससे कि उन पर करोजन वगैरह लगाने की संभावना हट जाती है। क्या हो जाती है? करोजन जो लगती है, करोजन या संसारण जो होती है, उनसे बचाने के लिए उन पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता है। स्मरण कीजिए कि बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। तथापि यदि दुर्घटनावश इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और इनके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती है। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए भी देखा होगा जो देखने में यानी तो सोने के प्रतीत होती है, सोने जैसी प्रतीत होती है। तथापि लगातार उपयोग से इनकी सोने की परत उतर जाती है, माने सोने जैसी जो परत है उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही स्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप पाते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? आइए इसे स्वयं देखते हैं। हमारे पास इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 100 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की दो प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आशुद्ध जल माने डिस्टिल वाटर लीजिएगा। कौन सा लीजिएगा? डिस्टिल वाटर या आशुद्ध जल लीजिएगा। इससे चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए और इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कीजिए। किससे कीजिए? टर्मिनलों से संयोजित कीजिए। उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। इसमें डुबोइए? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइएगा। चलिए आगे अपने पास है, ये लीजिए, ये अपने पास क्रियाकलाप आ गया। ये हमने ले लिया है, तांबे की प्लेटें ले ली है तो, और उनमें जो अपने पास जो विलयन है कॉपर सल्फेट का है, CuSO4। क्या होता है? CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। कॉपर सल्फेट, तांबे की प्लेट, तांबे को इंग्लिश में कॉपर कहते हैं इसीलिए Cu बोलते हैं। ठीक है, आशुद्ध जल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आशुद्ध जल के लिए तो क्या होता है? H2O ही होता है, शुद्ध जल। ठीक है, तांबे की प्लेट तो प्लेट ही होती है, तांबा ही होता है। आगे वायर लगा रखा है, क्या कर रखा है? वायर लगा रखा है, ऊपर लगा रखी है बैटरी। आगे लीजिएगा, माने परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए तथा उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उनमें से किसी एक में विद्युत धारा कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिसमें इलेक्ट्रोड संयोजित का मतलब होता है जुड़ा हुआ हो। आगे है, विद्युत लेपन के क्रियाकलाप को करने के पश्चात पहले ने इलेक्ट्रोड को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया। आपके विचार से इस बार वह क्या परीक्षण करेगी? आगे अपने पास क्या है?
जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट या कॉपर माने कॉपर सल्फेट या कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर जो तांबा होता है बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित होता है। माने कौन से संयोजित होगा? ऋण टर्मिनल से संयोजित होगा माने जुड़ेगा, जाके इकट्ठा होगा, आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। किस में घुल जाता है? कॉपर विलयन में घुल जाता है। विलयन से जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्या चलती रहती है? प्रक्रिया चलती रहती है, रुकती ही नहीं है। चलिए आगे। इसका अर्थ हुआ है कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हो जाता है। भुजों को तांबे की केवल एक प्लेट ही मिल पाई, इसीलिए उसने क्रियाकलाप को तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के टर्मिनल से संयोजित करके किया। उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की छड़ परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। क्या हुई? सफलता प्राप्त हुई। आगे अपने पास है विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत लेयर निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। माने किसी भी माने किसी भी लोहे की परत हो गई या किसी की भी मेटल की कोई मेटल हो गया जिस पर कोई अन्य परत चटाना विद्युत धारा के माध्यम से, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। क्या है? सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की परत लेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाले धातु की परत में कुछ ऐसे वांछनीय गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान ग्रह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों की रिम आदि का क्रोमियम का लेपन किया जाता है। किसका लेपन किया जाता है? क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देती है, यह संधारित्र नहीं होती, यह खरोच का प्रतिरोध करती है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता। इसीलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी देखो चांदी जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। देखो कितने चमचमा रहे हैं, ठीक है ना, क्या चमचमाट दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल चमचमा रहे हैं ना। तो इन सभी पर क्या किया गया है? विद्युत लेपन किया गया है, ठीक है। हैंडल भी देखो कितना चमचमा रहा है। कुछ विद्युत लेपित वस्तुएं या सोने के प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत वह सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है और इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है।
विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं। चलेगा, हमारा हो चुका है पूरा चैप्टर, ठीक है, खत्म हो चुका है। अब जरा तो कुछ पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। मानी विद्युत बैटरी के अंदर या जो बैटरी होती है, रसायन बैटरी होती है, उसके अंदर जो टर्मिनल काम में लिए जाते हैं उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। विद्युत लेपन मानी कुछ वस्तुओं, कुछ लोहे की धातुओं पर एक विशेष प्रकार का लेपन किया जाता है विद्युत धारा की मदद से, उसे विद्युत लेपन कहते हैं। सुचालक ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से ऐसे मेटल जिनमें से विद्युत धारा फ्लो होती है सुचालक कहलाते हैं। एलईडी माने एलईडी एक बल्ब होता है जिसे लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। हीन चालक ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें हम हीन चालक कहते हैं। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आज हमारे साथ बने उसके लिए सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी लोग हमारे साथ बने। चलेगा, फिर पढ़ेंगे अगले वाले सेशन के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर, हमारा आज का 11वां चैप्टर था, आगे हम पढ़ने वाले हैं 12वां चैप्टर। और 12वां चैप्टर आपका कौन सा होगा? होगा आपका कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, ठीक है ना। क्या है? कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे अगले वाले सेशन में। आशा करता हूँ यह वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बिंदास लगा होगा और अच्छे से आप इसको सीखे होंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ सेशन शानदार था। आप लोग इसको सही से देखें, 2-4 बार रिवाइज करें, अच्छे से एक एक चीज़ें समझ में आएगी। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होंगे इनका नोट्स भी बनाकर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे क्लास के रूप में, ठीक है ना। वहाँ पर हम क्लास लेंगे, पूरी पूरी नोट्स वाली भी हम एक क्लास लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अभी केवल ये बुक से ही था, बुक से पढ़ने के बाद नोट्स वाली भी क्लास हम लगाएंगे। आशा करते हैं आप सभी को हमारा जो सेशन है आज का अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।